हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 3rd लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। चैनल पर जाकर के पहले वो देख लें, इसके बाद में इसको देखें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज जो स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं आज बात करूँगा यहाँ से बेटा लघु बीजाणुधानी। ठीक है, परागकोश की आंतरिक संरचना, लघु बीजाणुधानी, फिर उसमें किस प्रकार से आपका लघु बीजाणुजनन होता है, तब जाकर के परागकण और जब आपका नर युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक है, वहाँ तक की संरचना को आज हम कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। ओके, तो बने रहेंगे लास्ट तक। और एक बात बता दें आपको कि नोट्स आप बनाने ही बनाने हैं, तुरंत आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठें और साथ में छोटा छोटा शॉर्ट में जैसे मैं लिखा रहा हूँ, आप हो सकता है तो मेरे शब्दों में या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ओके, चलिए आइए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा परागकोश की आंतरिक संरचना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था, परागकोश की आंतरिक संरचना। तो परागकोश की आंतरिक संरचना इतना लिखेंगे आप, परागकोश की आंतरिक संरचना। परागकोश क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। परागकोश की आंतरिक संरचना, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका 10 सेकेंड। जब आप देखते हैं परागकण में, परागकोश में, तो कुछ आपका ये ऐसी संरचना दिखती है आपको। ठीक है, तो ये जो ये पार्ट होता है इसे तंतु, और ये जो होता है आपका परागकोश। ठीक है, परागकोश। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये परागकोश जो है दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा यहाँ से तंतु होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसका टीएस काटेंगे। ठीक है, टीएस मतलब बोले तो इस प्रकार से काट के फिर इसको ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, जब इसको ऐसे काट करके जो टीएस काट के वैसा देखते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं और कितनी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उनके बारे में इसमें लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी बेसिक चीज़ें आपको मैं इससे पहले बारे में करा चुका हूँ कि नर पार्ट होता है, ये जो सारी दुनियादारी ये मैं आपको निपटा चुका हूँ पहले से ही। ठीक, इसमें केवल आपको पढ़ना है परागकोश की आंतरिक संरचना में। तो आप लिखेंगे एक प्रारूपिक परागकोश की टीएस काटने पर, टीएस बोले तो अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट, टीएस काटने पर उसमें दो पाली एवं प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक दिखाई देते हैं। ठीक है, या होते हैं। तो परागकोश की जब आप आंतरिक संरचना देखोगे, ठीक है, मैंने बोला परागकोश जैसे मान लीजिए, और फिर इसको इस प्रकार से काटेंगे, और काटने में जब ऐसे देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, टीएस काटने पर उसमें 2 पाली। ठीक है, कितनी पाली, 2 पाली मिलती हैं, और प्रत्येक पाली में क्या मिलते हैं, 2 कोष्ठक दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 कोष्ठक दिखाई देते हैं जो मैंने इधर बनाए हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये आपका पाली, एक इधर पाली हो गई, एक इधर पाली हो गई, और हर पाली में से इधर वाली पाली में एक ये और ये कोष्ठक हो गए। ठीक है, 2 कोष्ठक दिखाई देते हैं। ठीक, बाकी चीज़ बेसिक जो आपकी संरचना में है वो मैं पहले करा चुका हूँ। ओके, इसके बाद में अब आप क्या पढ़ेंगे, इसमें जाकर के बाद में अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ से आप लोग लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। देखिए लघु बीजाणुधानी में क्या पढ़ेंगे, इसमें कितना लिखेंगे, तो जो आपने इसको देखा यहाँ पर जो हम परतें लिखने वाले हैं, जो परतें पाई जाती हैं चार, जो लेयर होती हैं वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। आप लिखना चाहो यहाँ पर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं लिखना चाहूँगा उससे। तो आप देखेंगे लघु बीजाणुधानी में क्या दिखते हैं, इसमें एक प्रारूपिक परागकोश के प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक जैसी संरचना पाई जाती है। जो मैंने ऊपर लिखा है पाई जाती, उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो दिख रहा है कि 1 2 3 ये गोल गोल दिख रहा है, ठीक, इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। और ये पूरा क्या था आपका, परागकोश था। ठीक, परागकोश था। अब परागकोश में क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, उसमें पाई जाती है, इसमें जिससे बोलते हैं लघु बीजाणुधानी संरचना, इस कोष्ठक को, ये वाले कोष्ठक ये। अब देखेंगे इसमें, ठीक, आगे लिखेंगे लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितना लिखेंगे, लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक, देखिए अब इधर आ जाएंगे कौन कौन सी परतें होती हैं। तो इसमें पहले मैं लेवलिंग कर लेंगे। इसमें ये जो दिख रही है आपको, ये वाली परत, ठीक है, जो सबसे बाहर होती है, इसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से नीचे वाली, एपिडर्मिस से नीचे वाली जो लंबी लंबी दिख रही है रेड कलर की, ये वाली, ठीक है, इसका नाम हो जाता है बेटा अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा जिसे बोलेंगे एंडोथीसियम। एंडो दिख रहा होगा यहाँ तक, एंडोथीसियम, यहाँ से लिख देंगे थीसियम, TCIUM, एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम। इसके बाद में जो आपको ब्लू कलर के जो बहुत सारी पैरेन्काइमल संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, सॉरी, ठीक है, ये वाली संरचना, इसे बोलते हैं मिडिल, यानी मध्य परत, मध्य परत। ठीक है, इसके बाद में मध्य परत के बाद में ये लघु बीजाणुधानी हो गई। लघु बीजाणुधानी से चिपटी हुई जो संरचना होती है, जो परत होती है, इसे बोलते हैं बेटा टैपेटम। क्या बोलेंगे, टैपेटम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, टैपेटम, तो इसे बोलेंगे टैपेटम। ठीक है, देखिए कौन कौन से 4 हो गई आपकी, बाह्य त्वचा, ठीक, इसके बाद में अंतस्थ त्वचा, फिर इसके बाद में आपकी मिडिल लेयर, ठीक है, मध्य त्वचा या मध्य परत बोल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में बचेगी 4 नंबर पर, वो आपकी टैपेटम हो गई। ठीक है, कौन सी, टैपेटम। ओके, टैपेटम। ठीक, ये आपकी 4 परत लिखनी है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, चार परत होती हैं, इसमें लिखेंगे सबसे बाहरी, पेन चेंज करूँगा, सबसे
बाहरी परत तो लिखेंगे सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है, एपिडर्मिस। एवं ठीक है, कॉमा डाल लेंगे, इससे नीचे वाली परत जो रेखित एवं लंबी, ठीक है, दिख रही होगी आपको, रेखित और लंबी ऐसे करके जो यू बनी हुई शेप रेड कलर में, ये वाली लंबी परत को क्या बोलते हैं, अंतःत्वचा या एंडोथीसियम। तो मैं यहाँ पर एंडोथीसियम ही लिखूंगा, ठीक है, एंडोथीसियम कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं अंतःत्वचा, ठीक है। अब लिखेंगे जो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इससे क्या, सेलुलोज की बनी होती है तो ये क्या करेगी, जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है, अवशोषित करे क्या करेगी, ये पानी अवशोषित हो जाएगा, फिर ये फट जाती है। तो ये फटने के बाद में क्या होगा, जो आपकी घटना घटती है यहाँ पर परागकोश स्फुटन होता है, मतलब इसका यहाँ से फट जाना, परागकोश होता है फट जाता है, ताकि यहाँ पे जो भी आपके परागकण वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये कहाँ से हेल्प कर रही है, किसके लिए, तो ये सहायता करती है परागकोश के स्फुटन में, ठीक है, परागकोश के स्फुटन में करती है। ये वाली होती है, ये के बजाय ना ये सब में होती है, जो लेयर मैंने यहाँ बना रखी है ये पूरे में होती है, पूरे में ये वाली, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखेंगे सेलुलोज की बनी होती है। आगे जो चीज़ मैंने बताई है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसके बाद लिखूंगा, ठीक है, एंडोथीसियम के नीचे, एंडोथीसियम के नीचे 3 से 4, कितनी बेटा, 3 से 4 परतों वाली मध्य परत पाई जाती है, मध्य परत मिडिल लेयर, ठीक है, मध्य परत पाई जाती है, मध्य परत पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, ये आपका एक प्रकार के यहाँ पर जो भी आपकी पीएमसी एमएमसी होती हैं, बाकी अदर सेल्स होती हैं, तो इन्हें न्यूट्रिशन का काम करती है, ठीक है, इन्हें पोषण प्रदान करने का काम इसका भी रहता है। और अभी मैं जब टैप्टिव को पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, ये भी आपकी पोषण का मतलब पोषण का काम करती है, इन्हें पोषण देती है, जो अंदर वाली सेल्स होती है उनके लिए, ओके। इसके बाद में लिखेंगे इसी में परागधानी, परागधानी बोलेंगे लघु बीजाणुधानी, ठीक है, चौथी पद लिखेंगे, समझेंगे इसमें, लघु बीजाणुधानी से सटी हुई, लघु बीजाणुधानी से चिपकी हुई, सटी हुई को लिखेंगे चिपकी हुई, चिपटी हुई एक अन्य परत होती है, जिसे टैपेटम कहते हैं, ठीक है। यह बहुकेंद्रकीय होती है, मतलब एक से ज़्यादा ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, यह बहुकेंद्रकीय होती है, नोट करेंगे, यह बहुकेंद्रकीय होती है, ठीक है। किससे सटी हुई होती है, लघु बीजाणुधानी, ये रेड कलर में ये लघु बीजाणुधानी, और इससे जो ब्लैक कलर में दिख रही है, ठीक है, डिजाइन जैसी जिगजैग लाइन सी, ये आपकी कौन सी हो गई, टैपेटम हो गई, ठीक है।
कैसी होती है, बहुकेंद्रिकीय होती है, ठीक है। सटी रहती है किससे, लघु बीजाणु धानी से, ओके। और लिखेंगे इसमें जो, चलो वो मैं एक काम लिखे तब यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक इतना करिए। इसके बाद में इसमें और क्या होता है, यहाँ पर जो संरचना होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, यहाँ पर आपकी एक वस्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल पाया जाता है, वस्कुलर बंडल बोले तो संवहन बंडल, ठीक है, जाइलम फ्लोएम का, जो इसे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर मिनरल्स वगैरह, ठीक है। ये वाली संरचना ये बीच में, ठीक है, संयोजी। और एक संरचना और होती है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, जो इन दोनों को, इन पालियों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें, लघु बीजाणु धानी में परतें हो गई पूरी। अब इसमें थोड़ा सा अंदर की बात करेंगे, अंदर में, ठीक है। अंदर जब बात करेंगे हम तो प्रत्येक पाली एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक पाली एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या, संयोजी ऊतक में यहीं पर आपका जो ये संरचना बनी है, ये आपका एक वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसमें एक संवहन, वस्कुलर लिखते हैं, संवहन बंडल भी पाया जाता है, जो क्या करता है, आपका जो भी आपके फूड मटेरियल है, ठीक है, वाटर मिनरल्स वगैरह हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मतलब इधर उधर भेजने का काम करता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल का सेम यही काम होता है जो आप पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में लघु बीजाणु धानी में अंदर जब देखेंगे थोड़ा सा और जा करके, तो उसमें और क्या मिलता है, लघु बीजाणु धानी में कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4। तो आप, मैंने यहाँ के लिखी टोटल, आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पर ही, कि जो एक परागकोश में, ठीक है, ऊपर लिख देंगे, एक परागकोश में कितनी, 4 क्या होती हैं, लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है। सब में मोस्टली में आपको जितनी फ्लोर है इनमें आपको कितने मिलेंगी, 4 मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, जो एक कुल होता है आपका, फैमिली होती है बेटा मालवेसी। मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे बेटा आपका क्या हो गया, भिंडी हो गया, ठीक है। इसके बाद में बेटा गुड़हैल हो गया, गुड़हैल, ठीक है। और क्या हो गया, कपास हो गया, ठीक है। भिंडी, कपास, गुड़हैल, इनमें क्या होता है, 4 लघु बीजाणु धानी ना होकर के यहाँ पर 2 ही लघु बीजाणु धानी होती हैं, 2 धानी होती हैं, ठीक है। लघु ना लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे, कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 2 होते हैं। मतलब जो कोष्टक यहाँ पर आपको 4 दिखते हैं, वही मालवेसी में कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पाली की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 2 पाली दिखती हैं, वो इसमें पाली कितनी दिखती हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर नोट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। पाली में बात करेंगे किसी में, मालवेसी में, तो पाली भी यहाँ पर कितनी होती हैं, तो पाली की बात करेंगे 2 होती हैं, ठीक। पाली तो 2 ही हैं, ठीक, लेकिन एक पाली में क्या होते हैं, एक ही धानी होती है। और यहाँ क्या है, पाली तो 2 बन गई, लेकिन एक में 2 बन गई धानी, ठीक। पाली और धानी में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। जैसे ये मानिए, ये पाली हो गई, और ये हो गई आपकी चैम्बर कोष्टक, यानी जिसे हम धानी बोला बाद में, ठीक है। इसके बाद में आगे की कहानी देखेंगे आपका लघु बीजाणु धानी में। जब लघु बीजाणु धानी जो होती है, इसमें जो अंदर वाली जो कोशिकाएं होती हैं, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक
लघु बीजाणुधानी में, ठीक है, दिख रहा होगा नीचे तक, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में अनेक क्या होती हैं, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में अनेक पीएमसी या बोलेंगे एमएमसी, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, पॉलन मदर सेल्स या बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, जिनसे जाकर क्या होगा, आगे जाकर पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर ये जो बनी होती है वो सबके अंदर ये वाली कोशिकाएं होती हैं, ये 4 धानी होती हैं, सब में क्या मिलेंगी आपको, पीएमसी और एमएमसी होती है। लेकिन पीएमसी एमसी से भी, इनसे ऊपर भी एक स्टेज आती है, वो भी लिखेंगे, तो बाद में बोलते हैं इसके लिए, ठीक। इनमें चारों में ये इसमें है आपकी ब्लू से, ये मैंने आपको ग्रीन से शो कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रत्येक बीजाणुधानी में अनेक क्या होती हैं आपकी पीएमसी एवं एमएमसी होती हैं, ठीक है। तो जो होती है ये आपको थोड़ी सी कोशिकाएं दिखती हैं ना, वो कुछ सामान्य कोशिकाएं ऐसी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, विभाजन होता है, विभाजन से कोशिकाएं थोड़ी सी अलग तरह की दिखती हैं, अपने आप को थोड़ा सा विभेद कर लेती हैं अन्य कोशिकाओं से, ठीक है। तो उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, आर्कियो स्पोरियल बोल देते हैं, ठीक है। एक वर्ड लिखेंगे, आर्कियो स्पोरल, ठीक है, आर्कियो स्पोरल बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, वो आपकी जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब मिलेगा वर्ड प्रपोषु, ठीक है, प्रपोषु कोशिकाएं, प्रपोषी कोशिका, ठीक है, वो आपकी कहाँ होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। जब इनमें लगातार विभाजन होता रहता है, ठीक है, तब जाकर के पीएमसी एमएमसी, फिर जाकर के आपका क्या, लघु बीजाणुधानी में परागकण का विकास होता है, ठीक है, वो जाकर के बनता है, ओके। हाँ, अब देखेंगे यहाँ से, देखिए ये को मैंने क्या बोला है, प्रपोषी कोशिका, प्रपोषी कोशिका, या इसे हिंदी में ये है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आर्कियोस्पोरल, ठीक है। इनसे क्या जो ये जो बनती है यहाँ से, इससे भी पहले भी स्टेज होती है, वो मैं अभी आपको एक थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, जब विकास पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी का, उस समय कर पाएंगे, ठीक है। इनको मीनिंग समझ सकते हैं, ये दोनों क्या लिखे, ये, ठीक है, पीएमसी और एमएमसी। तो यहाँ पर देखिए पीएमसी की फुल फॉर्म हो जाती है बेटा पोलन, लिखेंगे पोलन मदर सेल, ठीक है। और एमएमसी बोल सकते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये आपकी पीएमसी और एमएमसी की फुल फॉर्म हो गई, ठीक। अभी तक आप इतना देखिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे की कहानी पढ़ेंगे, ओके। स्विच करना है, ठीक है। तो अभी आपने इससे पहले वाले जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें आपने लघु बीजाणुधानी, ठीक है, उसमें 4 परतें पढ़ी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, एक एक परते के कुछ कार्य पूछे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे टेपिटम हो गया, टेपिटम कार्य लिखिए, ठीक है। इसके बाद में आपका एंडोथीशियम होता है, ठीक है, मिडल लेयर होती है इनके। तो अब आप लिखेंगे कार्य। तो कार्य में सबसे पहले जो आपकी, मैं जो कुछ सिंपल वाली वैसे बता देंगे, जैसे आपकी ये जो है ना बाहर वाली त्वचा, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, इन्हें रक्षा करती, रक्षा कवरेज बढ़ाती है। और ये जो अंतस्थ त्वचा है, इसका एक कार्य इंपॉर्टेंट रहता है, इसका लिख लेंगे अंतस्थ त्वचा या एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक, एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम के 2 काम में लिखूंगा, ठीक, केवल 2 काम, ठीक है, शॉर्ट में। तो 2 काम, एक फर्स्ट काम क्या करती है, ये क्या करती है आपकी जल अवशोषित करके, क्या करेगी, जल अवशोषित करके पराग स्फुटन में मदद करती है परागकोश स्फुटन में, ठीक है। पराग लिखा है यहाँ पर, परागकोश होना चाहिए था, ठीक है। परागकोश स्फुटन में, जो परागकोश है ना, ये यहाँ से, तो ये भी कहाँ से मिलेगा, ये हर जगह, ये जो होती संरचना, ये
इसे बोलते हैं एक शब्द है खांच, हिंदी में खांच, वैसे स्टोमियम बोलते हैं, स्टोमियम, स्टोमियम। और यहाँ पर भी ये परत पाई जाती है, ये वाली एंडोथीसियम। तो यहाँ से क्या करती है, फट जाती है ये, ठीक, क्या हो जाती है, यहाँ से ये फट जाती है, जिसे बोलेंगे परागकोश स्फुटन हो गया, ठीक है, विखंडन, स्फुटन हो गया। तो दूसरा काम क्या करेगी, दूसरा काम क्या करती, जब ये अब ये संरचना पढ़ेंगे आपका, जब लघु बीजाणु बनेगा, लघु बीजाणु चतुष्क, तो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है वो कुछ ऐसे दिखता है आपको, यूँ वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन, आपको तीन दिख रहे होंगे, लेकिन ये इसके पीछे रहता है और तीन आपको दिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा हो जो अशोक की लाट जो हमारे जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें भी आपको सामने से तीन चेहरे दिखते हैं, उसमें चार होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे इमेजिन करिए, यहीं पर दिखता है, तो यहाँ पर चार होते हैं, तो इन चारों में क्या होता है, ये आपस में इस टाइम पे चिपके रहते हैं, ठीक है। तो चिपकने के लिए क्या करता है, एक कार्बोहाइड्रेट चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है ये वाली परत, ठीक है। क्या नाम इसका है, काइलोस, ठीक, काइलोस। तो ये दूसरा काम लिखेंगे इसका, दूसरा काम क्या करती है, यह काइलोस या काइलोस स्रावित करके, काइलोस स्रावित करके लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क को बनाती है, लघु बीजाणु चतुष्क को बनाती है। देखो लघु बीजाणु अलग बनता है, लेकिन लघु बीजाणु चतुष्क यानी जो ऐसीकृत संरचना बनती है ना, बंधी हुई, उसमें इसका रोल होता है, काइलोस का। किसका होता है, काइलोस का। और काइलोस कहाँ से निकलता है, तो एंडोथीसियम निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नीट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, और बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, नहीं तो पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो परत आ रही थी आपको, वो कौन सी है, वो लिखेंगे आप टेपिटम, टेपिटम। टेप्टम के कौन से काम होते हैं, टेप्टम का फंक्शन लिखेंगे। तो टेप्टम क्या करती है, टेप्टम के काम के लिए आप नोट करिए, फर्स्ट काम यह है, क्या कर रही है, आपके जो अंदर कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, वही एमएमसी एंड पीएमसी को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है आपकी, पीएमसी और एमएमसी को पोषण प्रदान करती है, पहला काम। दूसरा काम बेटा देखिए, यहाँ पर ये जब आ जाएंगे, ये मैंने कैलोस जब स्रावित हुआ था, ठीक है, कैलोस, तो क्या बने, चतुष्क बन गया। अब ये चतुष्क क्या है कि इसमें 4 पॉलन ग्रेन हैं, चार परागकण हैं। अब ये चारों परागकण फ्री हो जाएं, तो फ्री होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ये जो अंदर जो बना हुआ जो पदार्थ है आपका कैलोस, ठीक है, जो इनको चिपकाए रखे, तो इसका पहले विखंडन हो। तो विखंडन के लिए क्या होगा, यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम होगा कैलोस एंजाइम, ठीक है, वो जा करके इनको फ्री कर देता है। तो यहाँ लिखेंगे यह है कैलोस एंजाइम स्रावित करके, ठीक है, स्रावित करके लघु बीजाणुओं को मुक्त करती है, ठीक है, मुक्त मतलब फ्री कर देती है, मुक्त करती है। जो यहाँ पर बंधे हुए थे 4, वो चारों यहाँ से क्या हो जाते हैं, आपके फ्री हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बांध किसने रखा था, एंडोथीसियम ने। खोलने कौन आया बेटा, तो टेपिटम खोलने आ गई है, ओके। और उसमें अंदर क्या ना, किससे खोल रही है, तो ये वाला नाम याद रखना, कैलोस एंजाइम, कैलोस एंजाइम, ठीक है। ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो एंडोथीसियम से स्रावित होता है, ठीक है, ये वाले पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, ओके। इसके बाद में और क्या काम करती है, इसके बाद में इसका तीसरा एक और इम्पोर्टेंट काम क्या रह जाता है, यह स्पोरो, क्या लिखेंगे, यह स्पोरोपोलेनिन, क्या लिखेंगे, स्पोरोपोलेनिन,
ये भी वर्ड अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं केवल काम लिखवा रहे हैं यहाँ पर इसके। स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करती है, का सिक्रेशन करती है, का श्रावण करती है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या कहानी, जब पराकण पढ़ेंगे, पराकण में जो आपकी दो परतें होती हैं, एक्जान इंटाइन, तो एक्जान जो परत होती है वो आपकी स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन इस जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है और है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन ये यहाँ से आपका एक थोड़ी एक्स्ट्रा में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने तो काम इसके लिख रहे हैं। स्पोरोपोलेनिन क्या है, जीव जगत का, ठीक है, जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, स्पोरोपोलेनिन है। इसी वजह से क्या होता है, जो पराकण है वो वर्षों तक क्या रहते हैं, बिना डैमेज हुए रहते हैं, बिना डैमेज हुए रह सकते हैं। इस पर कोई भी एसिड, कोई भी बेस, किसी भी सॉल्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, इसके बाद में ये आपके काम हो गए स्पोरोपोलेनिन। अगला एक हेडिंग डालेंगे आप लोग किसकी, लघु बीजाणुधानी का विकास। यानी लघु बीजाणुधानी पढ़ी थी मैंने, ठीक है, ये वाली, इनका विकास कैसे होता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लघु बीजाणुधानी का विकास, लघु बीजाणुधानी का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जब परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था होती है, परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट के, ठीक है, विकास की, तो स्टार्टिंग में जब विकास होता है उस टाइम पर क्या होती है आपकी ये वाली कोशिकाएं। ठीक है, ये किसकी, विभज्य ऊतक की बनी धानी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे परिवर्धन, परिवर्धन, परिवर्धन की प्रारंभिक, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था, अवस्था में यह विभज्य ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्य ऊतक की बनी एक संरचना होती है। किसकी बनी होती है, विभज्य ऊतक की बनी एक संरचना होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें प्रारंभ में, क्या लिखेंगे, प्रारंभ में, प्रारंभ में यह, प्रारंभ में यह, प्रारंभ में यह, ठीक है, कैसी होती है, अंडाकार होती है, जैसे दिख रही ना, ये अंडाकार होती है। प्रारंभ में यह अंडाकार होती है, जो बाद में, जो बाद में कैसे होती, पालीमय हो जाती है, जो बाद में पालीमय मतलब पालियों में बदल जाती है। ये जो दिख रहा है आपको, पहले अंडाकार होती है, फिर बाद में ये पाली बन जाती है अलग अलग। ठीक है, पालीमय हो जाती है। ठीक है, पाली में हो जाती है। इसी पाली में क्या होता है आपका, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखाई थी, जस्ट नीचे वाला जो मैंने वर्ड लिखा था ना, आर्कियोस्पोरियम। ठीक है, इसे मैंने हिंदी बोला था प्रपशु कोशिकाएं। क्या बोला था, प्रपशु कोशिकाएं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन्हीं पाली में या इसी पाली में, पाली में हो जाती हैं आपकी, तो लिखेंगे इन्हीं पाली में, इन्हीं पाली में, ठीक है, आर्कियोस्पोरियम। मैं दूसरे पेन से लिखेंगे यहाँ से, इसको यही वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, आर्कियोस्पोरियल, 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 आर्कियोस्पोरियल सेल्स यानी कोशिकाएं, आर्कियोस्पोरियल कोशिकाओं
का समूह पाया जाता है, का समूह होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या होती है, का समूह पाया जाता है, पाया जाता है, जिनसे, इन्हीं से, जिनसे, जिनसे, ठीक है, जिनसे पीएमसी या एमएमसी का विकास होता है, का विकास होता है, ठीक है, क्या होता है, इनका विकास होता है। ये इसके अंदर की बात हो गई। यहाँ पर सेल्स होती हैं, सिंपल सेल्स होती हैं, वो कुछ स्पेशन चेंज विभेदन होने के क्या कर लेती हैं, आपका थोड़ी सी संरचना बना लेती हैं गोल गोल, जिससे लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। और लघु बीजाणु धानी के जो अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी आपकी स्पेशन सेल्स होती हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। इनमें फर्दर जो डिवीजन चलता रहता है, उसके बाद में आपकी जाकर के क्या बनाती हैं, पीएमसी एमएमसी बना लेती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद में तो इसके बाद में अगली स्लाइड में इसमें बात करूँगा आपके लघु बीजाणु धानी बन गई है, ठीक है। कोशिकाएं मैंने बता दी कौन कौन सी कोशिकाएं, आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं, ठीक है, प्रपंचु कोशिकाएं। ये सेल्स होती हैं जो आगे चल करके क्या करेंगी, इन्हीं से आपके पीएमसी और एमसी बनने वाली है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपकी इंपॉर्टेंट और 3 नंबर या 2 नंबर, 1.5 नंबर में, 2 नंबर में जो भी है आपकी ये पूछती जाती रहती है, ठीक है। ये प्रोसेस है जो आप लिखेंगे हेडिंग में लघु बीजाणु जनन, ठीक है। क्या लिखेंगे, लघु बीजाणु जनन। ये प्रोसेस का नाम रहेगा लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, स्पोरोजिनेसिस, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। इस प्रोसेस को आपको पढ़ना है, ठीक है। लघु बीजाणु धानी के बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो है आपका लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, सिंपल सी छोटी सी परिभाषा, ठीक है, वो लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे इसमें, आर्कियोस्पोरल, ठीक है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जनन एमएमसी या बोलेंगे पीएमसी, ठीक है, में अर्धसूत्री। और देखो पहले यहाँ से थोड़ा सा और मैं बता दूँ आपको, 1 मिनट। अर्धसूत्री विभाजन होने से पहले में समसूत्री विभाजन द्वारा, देखो, ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या होता है अभी बात करूँगा। समसूत्री विभाजन द्वारा एमएमसी या पीएमसी की संख्या में वृद्धि होती है, की संख्या में वृद्धि होती है। पहले क्या करेंगे, ये संख्या में वृद्धि करेंगे, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद में जब क्या होगा, जब वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि मतलब पहले कुछ कोशिकाएं थी, पहले मान लो 1 कोशिका थी, 1 से 2 बन गई। समसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो आपकी सेम रहेगी। यहाँ भी 2n है तो यहाँ पर भी 2n रहेगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, पीएमसी एमएमसी जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, ठीक है, द्विगुणित होती है। लेकिन इसके बाद में जो लघु बीजाणु बनेगा वो आपका अगुणित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे होती है, इसके पश्चात, इसके बाद प्रत्येक कोशिका, कौन सी प्रत्येक कोशिका, एमएमसी पीएमसी, प्रत्येक एमएमसी या पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, 4 अगुणित, ठीक है, ये मैं पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करूंगा अभी, अगुणित
लघु बीजाणु, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, 4 जो बन जाएंगे 4, ठीक है, 4 अगुणित लघु बीजाणु बन जाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एवं इस संरचना को यहाँ पर लिखेंगे, इस संरचना को, कौन संरचना को, जो ये बनेगी 4 वाली, ये वाली। ठीक है, इस संरचना को, एवं इस संरचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। ओके, तो किस प्रकार का आपका कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपका चतुष्क बन करके रेडी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का चतुष्क दिखेगा। ठीक है, इस पूरी जो प्रोसेस होती है इसे बोलेंगे आप लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे कि ये कैसा हुआ। जैसे मानिए यहाँ से कोई भी आपने एक सेल उठा ली, ठीक है, इसके अंदर से, इसके अंदर कैसे ले ली, ठीक है, तो ये सेल क्या करेगी, पहले इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री में क्या होगी, एक कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में बट जाएगी, मतलब, लेकिन जो आपके यहाँ पर गुणसूत्र नंबर है वो उतने ही रहते, मतलब ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित रहेगी और ये भी द्विगुणित रहेगी, यानी 1 से 2 बन गई। केवल क्या बढ़ता है, इनकी संख्या वृद्धि होती है। जब संख्या वृद्धि हो जाती है, इसके बाद में ये दूसरा जब विभाजन करेंगी आपकी अरसूत्री विभाजन। तो अरसूत्री विभाजन में क्या होगा आपका, भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक कोशिका है, एक कोशिका से कितनी बनेंगे, इसमें 4 बन जाती हैं, एक इसमें 2 बनती है, इसमें 4 बन जाती हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये 4 बन जाएंगी और 4 बन जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पर 2n होंगे, इन चारों में कैसे हो जाएंगी, n n n। कोशिकाएं 4 होंगी, लेकिन जो गुणसूत्र बनेंगे, जो आपके गुणसूत्र होंगे वो आधे रह जाएंगे। तो आधी संरचना बनती है, इससे बोलते हैं अगुणित। ठीक है, अगुणित। तो ये आपकी जो संरचना होती है चतुष्क वाली, लघु बीजाणु चतुष्क की अगुणित होती है 4 अगुणित। ये वाले पॉइंट नोट करने वाले हैं, ठीक, इनको समझना है। लेकिन ये जो है ये आपके 2n होते हैं। ठीक है, तो ये देखना, ये आपका पूरा हुआ इतना। इसके बाद में एक बार देखेंगे इसको, देखिए क्या लिखा है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। अच्छा, लघु बीजाणु जनन लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे लघु बीजाणु धानी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ से, लघु बीजाणु धानी, गलतियों की माफी चाहूँगा इसने लिए। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में MMC एवं PMC वो तो प्रोसेस नाम है। ठीक है, और ये एक संरचना बनती है, जो आपको ये गोल गोल दिख रही है 4, ये हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है आपका, ये कोशिका में समसूत्री विभाजन, बाकी सब चीज़ वही सेम रहेगी, द्वारा MMC की संख्या वृद्धि होती है। इसके बाद में प्रत्येक जो MMC PMC बनेगी वो अरसूत्री विभाजन में के द्वारा क्या करती है, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। इससे बोल लेंगे हम, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन। हाँ, इसके बाद में अगली हेडिंग बेटा आप डालेंगे यहाँ से लघु बीजाणु जनन। जब ये रेडी हो जाता है, और इसमें जो मैंने आपको जो परत पढ़ाई थी टेपिटम, उसमें भी जो एक एंजाइम आएगा वो इनको जब क्या करेगा, फ्री करेगा। ठीक है, तब ये फ्री हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, जा करके एक से क्या बन जाएंगे आपके 1 2 3 4 क्या बन जाएंगे, परागकण बन जाएंगे। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग लिखेंगे वो परागकण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परागकण। और एक एक हेडिंग, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, परागकण, परागकण। ठीक है, परागकण देखो क्या होता है, कैसा दिखता है। तो परागकण सिंपल से मैं आपको बता दूं, जो परागकण होता है, ठीक है, जो परागकण जो होता है इसमें क्या रहता है आपका, लिखेंगे सिंपल सी, पहले तो एक छोटा सा होता है, तो लिखेंगे यह अति सूक्ष्म संरचना होती है, अति सूक्ष्म संरचना है, संरचना है, अति सूक्ष्म संरचना होती है। और क्या लिखेंगे, यह नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक होता है, ये बोल सकते हैं, नर युग्मक होता है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसमें। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे, अति सूक्ष्म होता है,
नर युग्मक होता है। लिखना चाहो तो इनका साइज भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितना होता है, तो देखेंगे 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। ठीक है, तक होता है। ये इनका व्यास रहा या साइज लिख सकते हो। ठीक है, इनका व्यास जो होता है गोल होता है। ठीक है, राउंड शेप के होते हैं तो इनका व्यास जो होता है, कोई चीज़ गोल होती है तो उसका व्यास होता है, डायमीटर। तो कितना होता है 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, जब हम देखेंगे इसको, ठीक है, जब इसको देखेंगे यहाँ से आपका एक चीज़ छोटी और बड़ी, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और छोटी मोटी और अच्छी चीज़ वो क्या है यहाँ से, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो हम बात करेंगे बेटा सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, सबसे बड़ा परागकण किसका होता है। तो एक पौधा आता है, पौधा क्या नाम है, जोस्टेरा। ठीक है, जोस्टेरा एक एक्वेटिक यानी जलीय पादप होता है। ठीक है, जलीय होता है। इसका जो परागकण होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में सबसे छोटा भी लिख लेंगे बेटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है मायोसिटस। सबसे छोटा परागकण किसका होता है, तो लिखेंगे मायोसिटस। ठीक है, ये आप थोड़ा सा एडवांस में मेरी तरफ से ले जाइए आप, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक, अब जो भी सिंपल सा एक प्रारूपिक परागकण कैसा दिखता है उसकी बात करूंगा मैं। तो मैंने क्या बता दिया, इसमें नर युग्मक होता है, सूक्ष्म होता है, साइज बोल दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक परागकण दो परतों से घिरा रहता है, दो परतों से घिरा रहता है। ठीक है, कौन कौन सी परतें हैं, तो जो पहली परत होती है जिसे बाह्य चोल या बाह्य परत बोलते हैं। ठीक है, बाह्य चोल जिसे बोलेंगे एक्जाइन। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, आंतरिक परत होती है जिसे बोलेंगे इंटाइन, एक्जाइन और इंटाइन, दो परतें होती हैं। एक जो परागकण होता है सिंपल सा मानिए, मैं यहाँ पर बना दूँ, जैसे ये मान लो आपका है। ठीक है, और इसके बाहर एक और परत निकाल देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये जो बाहर है ये बाह्य परत एक्जाइन हो गई और अंदर है वो आपकी एक्जाइन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। सिंपल सा पहले क्या होता है आपका, ऐसी कोशिकाएं ऐसी हैं, दो केंद्रक होते हैं सिंपल से। वो जब क्या करते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं तो ये दो केंद्रक बना लेंगे, मतलब इसी के अंदर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। दो कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये नीचे वाली जो कोशिका जो बनती है, नीचे वाली कोशिका जो होती है ये आपकी जनन कोशिका होती है। कौन सी होती है, जनन कोशिका। और जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसका जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, और यहाँ पर केवल इसका केंद्रक होता है जिसका साइटोप्लाज्म पूरी में है। ठीक है, ये पूरी समझो। सबसे यहाँ पूछे सबसे बड़ी जो कोशिका होती है परागकण में वो कौन सी होती है, तो बोलेंगे कायिक कोशिका होती है। कायिक कोशिका होती है वो पूरे में फैली रहती है, ये वाली कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक केंद्रक बोल सकते हैं, कायिक कोशिका बोल सकते हैं, कायिक केंद्रक। ठीक है, ये आपका जनन केंद्रक है जो यहाँ आगे चलकर क्या करेगा, यहाँ से जब आप संरचना पढ़ेंगे बेटा निषेचन में, पराग नली पॉलिंग ट्यूब, वो जा करके यहाँ से आपकी जो ये जो बनी थी ना, ये वाली कायिक कोशिका, वो जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, निकलेगी एक नई निकलेगी नली, ट्यूब निकलेगी। इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, पराग नली बोलेंगे। तो पराग नली किससे निकलती है, कौन बनाता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब वो मैं संरचना यहाँ पर बनाऊंगा, वो मैंने रफली आपको बता दिया है कुछ ऐसे ही करके। तो इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पहले लिखेंगे इनकी परतों के बारे में, उसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, जो बाहरी परत होती है आपकी कौन सी, बाह्य चोल। तो बाह्य चोल होती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है।
ठीक है, इतना लिखेंगे, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, परागकण लाखों मतलब सॉरी वर्षों तक भी क्या रहता है, बिना डैमेज हुए रह सकता है। ठीक है, ये इसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ। कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है, तो टेपिटम से निकलता है। ठीक है, जो आपकी आंतरिक जो परत होती है, ठीक है, इसके बाद में जो आंतरिक परत होती है ये आपकी किसकी बनी होती है, आंतरिक परत होती है ये आपकी सेलुलोस और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोस और पैक्टिन की बनी होती है। तो आप लिखेंगे आंतरिक परत होती है वो सेलुलोस और पैक्टिन, यहाँ लिखेंगे पैक्टिन, सेलुलोस और पैक्टिन की बनी होती है। दूसरी चीज़ें एक ही खत्म करेंगे। ठीक, इसमें ये जो परत होती है आपकी बाह्य चोल वाली, जो स्पोरोपोलिन होती है, ये कैसी होती है, कठोर होती है। कैसे बोलेंगे, कठोर होती है। कठोर बोले तो बेटा ये दृढ़ होती है। ठीक है, और कैसी होती है, ये आपकी एक मोटी होती है और भंगुर भी होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोटी और भंगुर होती है, भंगुर। ठीक है, भंगुर होती है। भंगुर मीन्स जल्दी टूट जाती है। ये जल्दी टूटने का रीजन क्या है आपका, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाए, पराग नहीं निकल जाए। मतलब इतनी भी कठोर हो, यहाँ से ये पराग नहीं निकल पाएगी तो क्या नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। तो पराग नहीं निकलने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक, इसलिए कैसी होती है, कठोर होती है और भंगुर होती है। ये हो गई बाह्य चोली के बारे में। इसके बाद में बेटा देखेंगे आंतरिक परत यानी इंटाइन के बारे में। ये सेलुलोस और पैक्टिन बनी होती है। कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, और कैसी होती है, लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली होती है। एक चीज़ और देखेंगे ऊपर वाली में, इसमें कहीं कहीं पर क्या होते हैं आपके, इसमें बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से क्या होती है आपकी पराग नली बाहर निकलती है, पराग नली निकलती बाहर। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट आपको छोटे छोटे नोट कर दिए हैं दोनों के बारे में। रही बात संरचना की, तो संरचना मैं अब आपको यहाँ पर ही इधर ही बना देंगे या नीचे बना देंगे। ये मैंने आपको रफली बताया था कैसे करेंगे। ठीक, तो अब कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा होगा साइन। तो यहाँ पर देखेंगे आप संरचना इसकी, एक सिंपल सा एक गोल बना लेंगे, ऐसे सर्कल बना लेंगे, गोला बनाएंगे अंडाकार। ठीक, और इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ से एक कोशिका ये हो जाएगी और एक केंद्रक यहाँ पर हो जाएगा। इसका केंद्रक ये इसका खुद का केंद्रक रहेगा। ठीक, ये इसमें क्या भरा पड़ा है आपका, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसका भी साइटोप्लाज्म, इसका भी साइटोप्लाज्म है। ठीक, और ये जो परत जो दिख रही है पहले वाली, वो आपकी आंतरिक परत होती है। अब इसके बाहर जो परत होती है ये आपकी कैसी होती है, हर जगह रहती है आपकी। ये वाली जो परत दिखती है वो कहीं पर होती है, कहीं पर सपाट रहेगी। जैसे हो गई, अभी सपाट हो गई, फिर यहाँ से हो गई, यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से बना देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, फिर बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो परत रहेगी आपकी, ठीक, जहाँ पर सपाट है ये वाली। अब इसमें नाम लिखेंगे। ठीक है, ट्राई किया बनाने का, आप लोग बना सकते हैं अच्छे से। तो इसके जो नाम है ये वाले, ये रहेगा आपका जनन केंद्रक। जनन केंद्रक यानी जनन कोशिका। ठीक है, जो आगे चलकर क्या बनाएगी, आपकी नर युग्मक उद्भिद बनाती है। ठीक है, जो निषेचन करती है, निषेचन यही करती है। और ये जो रहता है ये रहता है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। इसका साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद में परतें लिख लो। तो ये परत रहेगी जो ब्लैक कलर की बनी है, वो है आपका आंतरिक परत, मतलब अंदर की है तो बोलेंगे आंतरिक है ये, इंटाइन। ठीक है, ये अंदर वाली, ये वाली। इसके बाद में जो रेड कलर की दिखा हुआ है आपको, ये दिख रहा है, ये है बेटा बाह्य चोल, बाह्य परत, बाह्य चोल। ठीक है, जिसे क्या बोला है, एक्जाइन बोला गया है। ओके, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए वो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद में छोटी सी संरचना बनती है आपकी। ठीक है, वो यहाँ से युग्मक जनन की। ठीक, तो युग्मक जनन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, जब निकलेगा, जब ये वाली जाती है, जो जा करके आपकी जो निषेचन होता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकले, पराग नहीं निकलेगी भाई, आपका युग्मक जनन में आ जाएगा। ठीक, तो परागकण, परागकण से, परागकोश से और परागकण तक, परागकोश से परागकण तक की कहानी आपके समझ में अच्छे से बैठ गई होगी। ठीक है, तो फिर अच्छे से
देखते रहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ठीक है। वीडियो को अच्छे शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।